नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आपका बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को सौगात की चौथी किश्त आज देने वाले हैं। आज कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन होगा और साथ ही 13 रेल परियोजनाओं का पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही मिथिलांचल का 86 साल का सपना साकार होगा। नए कोसी रेल महासेतु की कुल लंबाई 1.88 किलोमीटर है। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा जिले में रहने वाले लोगों को इसका फायदा हासिल होगा। इससे 300 किलोमीटर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर में सिमट कर रह जाएगी। निर्मली से सरायगढ़ की दूरी अब 300 नहीं बल्कि 22 किलोमीटर होगी। सरायगढ़ से पटना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की सीधी पहुंच हो जाएगी। कोसी रेल महासेतु बनाने में 516 करोड़ रुपए का खर्च आया है। महासेतु के बन जाने से भारत नेपाल सीमा पर भारत की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा किउल नदी पर पुल, 2 नए रेलवे लाइन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी, कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी रेल रूट, समस्तीपुर दरभंगा जयनगर, समस्तीपुर खगड़िया रेल रूट, भागलपुर शिवनारायणपुर के 5 विद्युतीकरण की परियोजनाएं और सुपौल स्टेशन से सहरसा असनपुर कुफा डेमो ट्रेन की शुरुआत भी पीएम मोदी करने वाले हैं। तो कोसी महासेतु के उद्घाटन के साथ ही ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। हालांकि फिलहाल एक पैसेंजर ट्रेन ही यहां चलेगी। ट्रेन सुपौल से राघोपुर, आसपुर और कुपहा के बीच चलने वाली है। हालांकि दरभंगा तक ट्रेन का सफर शुरू होने में अभी थोड़ा इंतजार करना होगा और इसे लेकर थोड़ा वक्त लगने वाला है। उद्घाटन समारोह को लेकर स्टेशन को सजाया गया है। परिसर में भव्य स्टेज बनाने का काम जो है वो लगातार चल रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित झा ने। कोसी वासियों के लिए आज सबसे अहम दिन है। आज उनका सपना लंबे समय के बाद साकार हो रहा है। आज के दिन कोसी महासेतु पर ट्रेन दौड़ेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए बाकायदा आप देख सकते हैं ट्रेन लगी हुई है। सुपौल, सरायगढ़, आसनपुर, कुपहा खंड में रेल परिचालन सेवा जो शुभारंभ होगी उसके लिए ट्रेन को सजाकर रखा गया है। बाकायदा अभी भी सजाने का काम चल रहा है। स्टेज का निर्माण का अंतिम चरण में है और अधिकारियों की बड़ी टीम इस जगह पे मौजूद है जो इस हर चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रही है। 86 सालों के लंबे सफ़र के बाद ये आज मौका आया है कि इसी स्टेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे और इस रेल परियोजना का शुभारंभ करेंगे। हालांकि कुछ लोगों की ये भी सोच है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आज इस ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, आज कोसी महासेतु पर ट्रेन का परिचालन शुरू कर रहे हैं, तो होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आज एक ट्रेन देते और एक खास ट्रेन सुपौल कोसी वासियों को जो अच्छा लगता और जो जिससे वो दूर का सफर तय करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आज कितना खुशी का दिन है। आप बताइए आज कितना खुशी का दिन है आपको? बहुत ही खुशी का दिन है। हम लोगों को आसनपुर, कुपहा और सरायगढ़ के लिए ट्रेन मिल रही है। बहुत खुशी की बात है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ जो हम लोगों के लिए ट्रेन चलाया जा रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ के सुपौल वासी बहुत खुश है, कोसी वासी खुश हैं। 86 सालों के लंबे सफर के बाद कोसी महासेतु पर ट्रेन दौड़ेगी। आप बताइए तो क्या लगता है आपको, कितना खुशी का दिन है? बहुत खुशी का दिन। हमको तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। कब से इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे? हम इंतजार कर रहे थे, मैंने कुछ दिन हो गया है। ये सब पॉपुलेशन के ये सब है देखे, साफ सुथरा देख लगे तो मैंने 15-20 बरस हो गया, लेकिन अभी देख रहे हैं मोदी जी को आने से तो मैंने सारा पब्लिक भी खुश है, यहाँ आनंद है। तो ये लंबा सफर था और लंबा सफर आज पूरा होने जा रहा है और कोसी वासियों का सपना आज पूरा हो जाएगा। 1934 में जब भूकंप आई थी तो कोसी महासेतु के पास एक बने ब्रिज टूट गया था, जिस वक्त ये ट्रेन का परिचालन उस इलाके में बंद हो गया था। अंग्रेजों के जमाने में ये समृद्ध इलाका धीरे धीरे खत्म होता गया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाजपेयी के सपने को साकार करते हुए इस नई परियोजना का शुभारंभ किया है और आज से यहाँ के लोग बड़ी रेल लाइन का आनंद भी लेंगे। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। और आपको बताते हैं कि कोसी महासेतु से जुड़ी 10 बड़ी बातें क्या हैं। तो मिथिलांचल का 86 साल का सपना इस महासेतु के साथ आज साकार होने जा रहा है। 1934 में भूकंप से कोसी नदी पर पुल जो था वो क्षतिग्रस्त हो चुका था। अंग्रेजों ने 1887 में कोसी नदी पर पुल बनाया था। तब निर्मली 19 और भापतियाही के बीच मीटर गेज लिंक था। 1991 में 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 1991
6 जून 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी नींव रखी थी। कोसी महासेतु पर पुल को तैयार होने में 17 साल लगे हैं। नए कोसी रेल महासेतु की लंबाई 1.88 किलोमीटर है। सरायगढ़ से पटना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की सीधी पहुंच इस महासेतु से हो जाएगी। कोसी रेल महासेतु बनाने में 516 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और भारत नेपाल सीमा पर भारत की स्थिति इस महासेतु के साथ और ज्यादा मजबूत होगी। तो मिथिलांचल का 86 साल का सपना जो है वो साकार होने जा रहा है। आज वो बड़ा दिन। तो ऐसे ही कोसी महासेतु जिसे लेकर ये लंबा इंतजार चल रहा था, उस इंतजार के खत्म होने का दिन आज है, क्योंकि इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसका उद्घाटन करेंगे और यहां से एक जो ट्रेन है उसकी शुरुआत कोसी इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात, जिसे लेकर लोगों में बेहद उत्साह है। तो 17 साल का इंतजार भी खत्म हुआ है और अब 1.88 किलोमीटर लंबा यह महासेतु आज लोगों को हासिल होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाढ़ में रेलवे की तीसरी लाइन का उद्घाटन करने वाले हैं। ऑनलाइन ये उद्घाटन होगा और यहाँ के कार्यक्रम को लेकर के देखिए किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। पीएम मोदी इसका ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले हैं। एनटीपीसी को बड़ा फायदा इसके साथ होने वाला है। रेल रूट पर परिचालन जो है वो सामान्य होता हुआ नजर आएगा और इसे लेकर भव्य तैयारी की गई है। तो साज सज्जा के साथ स्क्रीन लगाए गए हैं क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन होना है। लेकिन स्टेशन पर बाड़ी स्टेशन जिसे बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया और संवारा गया है। इंतजार उस क्षण का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। और देखिए उसकी तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर एक भव्य स्टेज बनाया गया है। एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि इस उद्घाटन को लेकर जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देंगे लोगों को, तब वो नजारा सभी लोग देख पाएंगे। तो ये वो तस्वीरें हैं। रेल रूट पर परिचालन सामान्य होता हुआ ये चौथी जो सौगात है, आज उस सौगात की चौथी किश्त है जो लोगों को मिलने जा रही है, बिहार वासियों को मिलने जा रही है। और इस कड़ी में अगर देखा जाए तो ये उद्घाटन भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और एनटीपीसी की बात की जाए तो एनटीपीसी के लिए भी एक बड़ा फायदा इस पूरे रेल रूट के जरिए और सामान्य यहाँ पर परिचालन होता हुआ नजर आएगा। और इसे लेकर सीधे तौर पर आम जनता को यात्रा के दृष्टिकोण से देखिए तो सबसे ज्यादा सहूलियत होने वाली है। और हमारे सहयोगी अनिरुद्ध ने यहाँ का जायजा लिया है, क्या कुछ देखा है दिखाते हैं। बाढ़ एनटीपीसी जाने वाली तीसरे रेल खंड का और तीसरे रेल लाइन का नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उद्घाटन करेंगे। अभी यहाँ रेलवे के सारे अधिकारी मौजूद हैं, आपको दिखा रहे हैं जो तैयारी का पूरा इंतजाम देख रहे हैं कि कैसे उद्घाटन होगा। 12:35 से बताया जा रहा है उद्घाटन करने का। अभी मेरे साथ रेलवे के दानापुर रेलवे के बड़े अधिकारी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या तैयारी और कितने बजे उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। सर क्या क्या तैयारी किया जा रहा है, कितने बजे उद्घाटन होगा? 12 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और उसके बाद 12:35 से पहले जो कुछ है ये हो जाएगा। उनका अभिभाषण जो है 12:35 के आसपास है। तो कितना इस तीसरा रेल लाइन से कितना राहत मिलेगा सर दानापुर रेल मंडल को, ऐसा कुछ है क्या? देखिए तीसरी रेल लाइन जो है ना, ये वस्तुतः जो बाढ़ के लिए कोयला है उसके लिए ले जाने और उसके एमपी को निकालने के लिए बना है, ठीक है। तो मेन पर्पस बाढ़ एनटीपीसी को सर्व करना है, ठीक है। उसके कोयले का जो सप्लाई है वह निर्बाध बनी रहे। जैसा कि आपने सुना, रेलवे के बड़े अधिकारी बता रहे थे कि इस रेल लाइन बनने से एनटीपीसी का कोयला बहुत ही सरल और जल्दी उपलब्ध हो जाएगा और समय की बचत होगी। और दानापुर रेल मंडल को भी जो इस ट्रैक पर अक्सर जाम रहा करता था उससे भी कुछ निजात मिलने की संभावना है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़।
तो पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखीसराय में किऊल नदी पर बने रेल पुल के अलावा किऊल लखीसराय इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इसके साथ ही लखीसराय रेलवे स्टेशन में बने फुट ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन होगा। और अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। अररिया से ये बड़ी खबर इस वक्त 2 हादसों में 2 लोगों की जान गई है। डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। बोची में तालाब में डूबकर एक की मौत हुई, जबकि सिकटी के बरदाहा में एक बच्चे की मौत हो जाती है। तो अररिया से ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर 2 हादसे होते हैं और 2 हादसे में 2 लोगों की जान गई है। डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। पहली घटना जो है बोची में तालाब में डूबने की वजह से वहीं सिकटी के बरदाहा में भी एक बच्चे की मौत हुई। वहीं अगली बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां पर गुटखा विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। दुकानदार सहित 2 लोगों को गोली मारी गई है। बेगूसराय में गुटखा विवाद को लेकर के 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पुलिस ने आरोपी राजीव को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के पास से हथियार और बाइक की बरामदगी हुई है। नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक की यह घटना, जहां पर मामूली विवाद गुटखे को लेकर के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। कैमूर पुलिस ने नशे के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी की बाइक को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने भगवानपुर थाना क्षेत्र से 13 किलोग्राम गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस को गाड़ी जांच के दौरान यह कामयाबी हासिल हुई है। कैमूर एसपी ने बताया कि अघौरा पहाड़ी के रास्ते लगातार गांजे की तस्करी हो रही थी, जिसे लेकर पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। नशे के कारोबार का पर्दाफाश किया है कैमूर पुलिस ने और गांजे के साथ तस्कर की गिरफ्तारी संभव हुई। लगातार चेकिंग हो रही है और लगातार ये सूचना मिल रही थी कि उधर से कुछ आपराधिक तत्व गांजा शराब इत्यादि के स्मगलिंग करते हैं। तो इधर कई खेप पकड़े गए हैं गांजे के। इसी क्रम में कल एक व्यक्ति को एक चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध लगभग 13-14 केजी गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभी इसके अन्य से और बड़ी खबर चाईबासा से आ रही है, जहां पर चक्रधरपुर मंडल में कार्यरत सीनियर सेक्शन इंजीनियर अमित कांत की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई है। यह घटना उसी स्थान पर हुई जहां बुधवार की रात 9:30 बजे एक जंगली हाथी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। जिस रेल पोल के पास बुधवार की रात हाथी की मौत हुई, उसी जगह अमित कांत बिजली के तार दुरुस्त कर रहे थे। इसी दौरान अप लाइन से जरायकेला की ओर जा रही एक मालगाड़ी की चपेट में वो आ गए और बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के एक डिब्बे की रस्सी खुली हुई थी। चलती मालगाड़ी की रस्सी अमित कांत के पैर में लिपट गई। जब तक उनके सहकर्मी उनकी मदद कर पाते, करीब 100 मीटर तक वो घसीट कर दूर जा चुके थे। इससे उनके सिर और पैरों में काफी गंभीर चोटें आई। इलाज के लिए उन्हें मनोहरपुर अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सीनियर सेक्शन इंजीनियर अमित कांत हजारीबाग के रहने वाले थे। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल बेहद तेज होती हुई प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव और इस चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज होती हुई प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। 10 महीने बाद दिल्ली के लिए मदन मोहन झा रवाना हुए हैं। प्रदेश प्रभारी और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होगी। कांग्रेस की दावेदारी वाली सीटों पर मंथन किया जाएगा, ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है इस मुलाकात में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। जनता का जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर है। गुरुवार को गया के मंगला गौरी मंदिर के पास बीजेपी विधायक और कृषि मंत्री प्रेम कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय युवकों ने प्रेम कुमार की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इस दौरान युवकों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की। सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रहे इन युवकों को यहां से हटाया। आपको बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर कृषि मंत्री कल मंगला गौरी मंदिर में दीप जलाने के लिए पहुंचे थे।
वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद आरजेडी में इसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है। दरअसल रघुवंश बाबू के रहते कई नेता आरजेडी में शामिल होने वाले थे, लेकिन सूत्रों की माने तो फिलहाल उस पर ब्रेक लग चुका है। दरअसल आरजेडी की नजर इस बार अपने एमवाई समीकरण के साथ ही राजपूत नेताओं पर भी थी, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद उनका सपना साकार होता नजर नहीं आ रहा। वहीं जेडीयू की माने तो जिस तरह से रघुवंश बाबू का अपमान पार्टी के अंदर किया गया, ऐसे में नहीं लगता कि अब कोई भी क्षत्रिय नेता आरजेडी में जाएगा। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि आज के दिन में अब कोई क्षत्रिय राजद के रुख कर लेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई अब क्षत्रिय समाज जो रघुवंश बाबू की जो अपमान की चर्चाएं जिस प्रकार से चली है, जो सुन रहे हैं, वो अब कोई राजद की तरफ रुख नहीं मोड़ सकते हैं। ऐसा कोई चर्चा नहीं है। बहुत लोग जो है कांटेक्ट में होंगे हमारे नेता से, बात नहीं बनी होगी या नहीं बन पा रही है अभी, उसके कारण जो है अपने बातों को लोग नहीं रख पा रहे हैं। और कोई बात नहीं, जब समन्वय बनेगा आप हमारे यहाँ आइएगा, हम ओके करेंगे और हमारी बातों को आप मानेंगे, तब न जो है विलय और जो है मिलन का होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला अब भी अधर में लटका हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने आंतरिक तौर पर अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। पार्टी आला कमान ने सभी जिलों के प्रभारियों से नामों की सूची मांगी है, जो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल तक पहुंच चुकी है। हर विधानसभा क्षेत्र से 3 से 5 नामों की सूची सौंपी गई है। इस बार कांग्रेस उन जगहों से भी चुनाव लड़ने के मूड में है जहां से स्थानीय नेता जीत का दावा कर रहे हैं। अति शीघ्र इन तमाम बिंदुओं पे बातें हो जाएंगी कि कौन से साथी हम कितने कितने दलों सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। वो समय अब नज़दीक आ रहा है और कोऑर्डिनेशन इतना बेहतर है जो आप आने वाले समय में देखेंगे कि उसका परिणाम भी काफ़ी बेहतर होगा। खूंटी के रनिया में एक किराना दुकान में आग लग गई और आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किराना दुकानदार और ऐसे में इस दुकान में जो भी सामान उस वक्त था वो सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। तो किराना का ये दुकान जिसमें अचानक से आग लगी और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और स्थानीय जो लोग वहां पर थे उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। आज से शुरू हो रही झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक नजर डालते हैं उन मुद्दों पर जिन्हें लेकर सत्ता पक्ष बीजेपी हमलावर रह सकता है और राज्य सरकार लगातार केंद्र पर कोरोना से निपटने में असहयोग का आरोप लगा रही है। और इससे लेकर सीएम हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी अपनी नाराजगी कई बार जाहिर कर चुके हैं। इसके साथ ही जीएसटी बकाये के भुगतान के मुद्दे पर भी सीएम लगातार केंद्र पर हमलावर हैं। कोल सेक्टर में कॉमर्शियल माइनिंग के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी गई है। वहीं सीएम ने नई शिक्षा नीति का भी विरोध किया है। इन मुद्दों पर राज्य सरकार केंद्र के बहाने बीजेपी पर हमला बोल सकती है। वहीं कोरोना संक्रमण के काल में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की सुरक्षित वापसी के साथ ही मनरेगा के तहत रोजगार देने के मुद्दे पर अपनी सरकार की ओर से किए गए बेहतर काम का भी दावा कर सकती है। और राजगीर में आज से विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले की शुरुआत हो रही है। 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर के बीच लगने वाले इस मलमास मेले में कोरोना की वजह से कई पाबंदियां लगाई गई हैं। इस बार सिर्फ यहां पर पूजा पाठ की ही इजाजत दी गई है। कुंड में स्नान पर पूरी तरह से रोक है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम यहां पर आयोजित नहीं होगा। ऐसी मान्यता है कि मलमास के महीने में 33 कोटि देवता राजगीर में निवास करते हैं।